हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर भावना ग्रोवर। हम अपने एमएससी फाइनल पेपर एनवायरमेंटल बायोलॉजी के जो 8वीं पेपर है आपका, उसके टॉपिक साउंड पोल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे। अभी तक हम लेक्चर की इस सीरीज में साउंड पोल्यूशन क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, साउंड पोल्यूशन को मापे जाने का पैमाना क्या है, यानी हम किस स्केल के ऊपर उसको मापते हैं, और अलग अलग जो हमारे सराउंडिंग में डिफरेंट अलग अलग रीजन से जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसका डेसिबल लेवल क्या होता है या उनकी मात्रा कितनी होती है, इस बात के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे ध्वनि प्रदूषण के अलग अलग स्रोतों के बारे में, यानी कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं जो साउंड पोल्यूशन का रीजन बन सकते हैं। तो जो साउंड पोल्यूशन के रीजंस होते हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इनमें से पहला है प्राकृतिक स्रोत और दूसरे हैं मानवीय स्रोत। यानी ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों को हम दो प्रकार में बांटते हैं। वो कारण जो नेचर द्वारा प्रोड्यूस होते हैं यानी प्राकृतिक जन्य होते हैं, और दूसरा ह्यूमन के कारण या मनुष्य के कारण पैदा होने वाले सोर्सेस, इनको एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस भी कहा जाता है। यानी जो मनुष्य के कारण कोई भी जो पोल्यूशन पैदा होता है उसके सोर्स को या उसके साधन को हम एंथ्रोपोजेनिक सोर्स भी कहते हैं। तो पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक स्रोत के बारे में। तो इसमें हमारे पास चार चीजें आती हैं। अब वो चार चीजें कैसी हैं? बादलों का गड़गड़ाहट, बिजली की कड़क, तूफानी हवाएं, नदियां और झरनों की आवाज। ये हम सबने महसूस किया है। जब भी बहुत तेज बारिश आनी होती है या जिस रात बहुत तेज बारिश आती है, हमें बादलों की बहुत तेज गड़गड़ाहट सुनाई देती है। इसी तरीके से जब आंधियां चलती हैं, तूफान आते हैं, तो जो हवा की आवाज होती है वो भी बहुत तेज होती है। कई बार बहुत डरावनी आवाज भी होती है बादलों की गड़गड़ाहट की। इसी तरीके से गिरने वाली जो आवाज है यानी बिजली गिरने की आवाज है वो भी आपने सुनी होगी। और अगर बिजली कहीं आसपास गिरती है हमारे, तो उसकी साउंड तो बहुत ही ज्यादा तेज होती है, बहुत खतरनाक होती है। इसके अलावा जो तूफान, वॉल्केनोज वगैरह आते हैं, टॉर्नेडो वगैरह होते हैं, वो भी बहुत तेज साउंड जनरेट करते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट साधन है या फिर सोर्स है, वो है झरने। ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई से गिरने वाले झरने होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करते हैं, पानी की बहुत तेज आवाज़ होती है। तो ये सारे के सारे जो सोर्सेज हैं वो एयर पोल्यूशन के नेचुरल सोर्सेज कहलाते हैं। यानी बादलों का गरजना, गड़गड़ाहट जो होती है, बिजली की गिरने की आवाज़, तेज हवाएं, तूफान, टॉर्नेडो की आवाज़, और प्राकृतिक जो झरने वगैरह होते हैं, नदियाँ होती हैं, उनकी आवाज़। ये सारे के सारे जो हैं वो ध्वनि प्रदूषण के प्राकृतिक साधन हैं। फिर आते हैं मानवीय स्रोत यानी एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस, मनुष्य के कारण होने वाले ध्वनि प्रदूषण। तो ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। अब इनके बारे में एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं परिवहन के साधनों के बारे में। ये साउंड पोल्यूशन का एक सबसे बड़े रीजन में से एक है। छोटे शहरों में रहने वाले लोग तो इसको इतना महसूस नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो बड़े शहरों में रहने वाले लोग हैं वो इसके कारण बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। सड़कों का ट्रैफिक जो है, हर तरह के ट्रक्स हैं, बसेस हैं, कार्स हैं, इनके चलने की आवाज़ और साथ ही साथ इनके द्वारा बजाए जाने वाले हॉर्न्स की जो आवाज़ होती है, वो कुल मिला के बहुत ज़्यादा साउंड पोल्यूशन जो है वो क्रिएट करती है। आपने भी महसूस किया होगा कि आपके घर में जो कमरा सड़क की तरफ है उसके अंदर अगर आप बैठे हैं तो आपको बहुत तेज बाहर की आवाज़ सुनाई देगी, लेकिन अगर आप पीछे की तरफ जो अंदर की तरफ कमरा है आप उसके अंदर बैठते हैं तो आपको ज़्यादा कंपैरेटिवली शांति महसूस होती है। क्यों? क्योंकि सड़क के पास वाला जो कमरा है उसमें सड़क के जो ऊपर व्हीकल्स चल रहे हैं, कारें हैं, स्कूटर है, मोटरसाइकिल्स हैं, कभी कभी बसेज या ट्रक्स भी अगर निकलती हैं, तो इनके चलने की आवाज़ और साथ साथ इनके द्वारा बजाए जाने वाले हॉर्न्स की जो आवाज़ होती है वो बहुत तेज़ होती है, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में ध्वनि प्रदूषण पैदा करती है। इसी के साथ साथ समुद्र के अंदर चलने वाले जो जहाज होते हैं उनके भी सायरन्स जो बजते हैं या उनके खुद के चलने की जो आवाज़ होती है, उनकी जो मोटर की आवाज़ होती है वो भी काफ़ी तेज़ होती है। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है, अगर आप तटीय इलाके में रहते हैं तो
वो लोग इस बात को समझ सकते हैं कि जो समुद्र के जहाज या बोट्स वगैरह चलती हैं, मोटर बोट्स वगैरह चलती हैं, वो कितनी ज़्यादा मात्रा के अंदर साउंड पोल्यूशन का रीज़न बनती है। फिर एरोप्लेन्स तो एक मेन रीज़न है। ये हवाई अड्डे के आसपास रहने वाले लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं। या अगर आपने कभी भी एरोप्लेन से सफ़र भी किया है या कभी किसी एयरपोर्ट के पास रहे भी हैं, तो वो लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि एरोप्लेन्स के कारण कितनी ज़्यादा मात्रा में साउंड पोल्यूशन होता है। इस तरीके से एरोप्लेन के अलावा हेलीकॉप्टर्स भी बहुत ज़्यादा मात्रा में साउंड पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। साथ ही साथ जो पनडुब्बियाँ वगैरह या फिर जो बाकी पानी के अंदर जहाज वगैरह चलते हैं, वो भी साउंड वेव्स का इस्तेमाल करते हैं, रडार का इस्तेमाल करते हैं पानी के अंदर एक्टिविटीज़ को या एनिमल्स की पोजीशन या फिर किसी भी चीज़ की पोजीशन को जानने के लिए, तो वो भी साउंड वेव्स ही होती है। दूसरा इम्पॉर्टेंट रीज़न है कंस्ट्रक्शन वर्क या फिर निर्माण कार्य। कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर तोड़ना, खोदना, चीज़ों को उठाना, एक जगह से दूसरी ओर लेके जाना, कटिंग, चॉपिंग, ये सारा इस तरह की एक्टिविटीज़ की जाती हैं। तो अलग अलग तरह की बड़ी बड़ी मशीनें हैं, ड्रिल्स हैं, कटर्स हैं, क्रेन्स हैं, सब तरह के जो इक्विपमेंट्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। और ये सारे के सारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा मात्रा के अंदर नॉइस जो है या फिर शोर जो है वो पैदा करते हैं और नॉइस पोल्यूशन का रीज़न बनते हैं। कभी भी आपने महसूस किया होगा कि अगर हमारे घर के आसपास कोई बड़ी बिल्डिंग बन रही है, कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन एरिया है, तो दिन भर वहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में जो तेज़ ध्वनि है या साउंड है वो आता रहता है और हमें परेशान करता है। ख़ासतौर पे यहाँ पे कटर्स और जो ड्रिलिंग मशीन्स होती हैं, इनकी जो साउंड होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ और बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होती है, जो कि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट पैदा करती है। इसी तरीके से क्रेन्स हैं और भी तरह के जो व्हीकल्स हैं या जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा जो साउंड है वो जनरेट करते हैं और ध्वनि प्रदूषण का रीज़न बनते हैं। फिर इसके अलावा आता है इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी अलग अलग तरीके की कटिंग, चॉपिंग या अलग तरीके की मशीनें होती हैं जो घूमती रहती हैं लगातार, और उनके कारण बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है वो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है कि आप किस तरह की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या किस तरह की इंडस्ट्री के बारे में पैदा कर रहे हैं। लेकिन इन जनरल किसी भी तरह की फैक्ट्रीज जो होती हैं उनमें की जाने वाली जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ या जितनी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है साउंड पोल्यूशन जो है वो क्रिएट होता है, यानी जो शोर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जो कि पोल्यूशन का कारण बनता है। नेक्स्ट आता है मनोरंजन के साधन। मनोरंजन के साधन के अंदर किसी भी वजह से लगाए गए लाउड स्पीकर्स हैं, चाहे वो भजन कीर्तन के लिए लगाए गए हों, मंदिरों में लगाए गए हों, मस्जिदों में लगाए गए हों, या किसी भी मेले वगैरह के अंदर लगाए गए हों, आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए, या फिर किसी तरह के रॉक कॉन्सर्ट हो, म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स हों, इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा साउंड लेवल जो होता है वो बहुत हाई पिच रखी जाती है, जो कि पोल्यूशन का एक मेन कारण बनता है। फिर शादी विवाह का समारोह होते हैं, उसमें भी बैंड बाजे बजाए जाते हैं, ऊंचा म्यूजिक बजाया जाता है। धार्मिक जो समारोह होते हैं जिनके अंदर हजारों की गैदरिंग रहती है, उनके अंदर भी सभी लोगों तक साउंड पहुंच सके, आवाज़ पहुंच सके, म्यूजिक पहुंच सके, उसके लिए बड़े बड़े लाउड स्पीकर या म्यूजिक सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाता है। और ये सभी के सभी कहीं ना कहीं ध्वनि प्रदूषण का एक बहुत ही मेन कारण बनते हैं। नेक्स्ट आता है आतिशबाजी। ये कम समय के लिए होने वाला लेकिन बहुत तेज जो है ध्वनि प्रदूषण है। कम समय का मतलब ये है कि हम जो आतिशबाजी है रोज तो करते नहीं है, लेकिन जब भी की जाती है तो बहुत ज्यादा मात्रा में ध्वनि प्रदूषण का ये कारण बनती है। दिवाली के साथ साथ न्यू ईयर ईव्स हैं, ईस्टर्स वगैरह हैं, या अलग अलग तरह के जो नव वर्ष है, क्रिसमस है, इन सब के ऊपर बहुत ज़्यादा मात्रा में आतिशबाजी की जाती है। मनोरंजन का साधन ही है ये, लेकिन ये की जाने वाली जो आतिशबाजी है, इसमें जो पटाखे फोड़े जाते हैं, जो बम फोड़े जाते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा साउंड वाले फोड़ने की कोशिश की जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मनोरंजन हो सके। परंतु मनोरंजन के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रदूषण भी पैदा करते हैं, और इनसे होने वाला जो ध्वनि प्रदूषण है सिर्फ मनुष्य को ही नहीं, उस एरिया में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो इस अभी हमने बात की है ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों के बारे में कि कौन कौन से हो सकते हैं, जिसमें हमने प्राकृतिक और मानव जनित यानी एंथ्रोपोजेनिक दोनों प्रकार के साधनों की बात की है। धन्यवाद।